मनी मार्केट में संगठित क्षेत्र में पहला आपका होगा पब्लिक सेक्टर बैंक है। पब्लिक सेक्टर बैंक में दो आता है, लिखिए। पहला एसबीआई ग्रुप, पब्लिक सेक्टर बैंक में लिखिए क, एसबीआई ग्रुप, और दूसरा नेशनलाइज बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक है। पब्लिक सेक्टर बैंक में एसबीआई ग्रुप और नेशनलाइज बैंक। अभी हम लोग आगे एसबीआई बैंक का इतिहास देखेंगे। यहाँ से बीपीएससी में हमेशा क्वेश्चन पूछा है एसबीआई के इतिहास से कैसे। अभी इंडिया का ये सबसे बड़ा बैंकिंग ग्रुप है एसबीआई ग्रुप। पहले एसबीआई ग्रुप में एसबीआई प्लस उसके 7 सहयोगी बैंक थे। अब उसमें से बहुत सारे बैंकों का एसबीआई में विलय कर दिया गया, यानी कि अब उनका कोई अलग अस्तित्व नहीं है। नेशनलाइज बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक है। किसको कहते हैं? इंदिरा गांधी शुरू में 1969 में शायद, और बाद में 81 या 85 में 14 बैंकों का, पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण की। सब प्राइवेट था, सबको सरकारी बनाया। फिर दूसरी बार 6 बैंकों का। अब उसमें से बहुत सारे बैंक एक दूसरे में विलय कर दिया गया। जैसे अभी आप सुने कि यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को मिला दिया गया पंजाब नेशनल बैंक में। तो अब जो है नेशनलाइज बैंक की संख्या कम हो गई, विलय कर दिया गया। तो इसको भी हम लोग आगे देखेंगे। चलिए, अब दूसरा लिखिए। पहला पब्लिक सेक्टर बैंक, दूसरा प्राइवेट सेक्टर बैंक है। दूसरा प्राइवेट सेक्टर बैंक है। इसमें पहला पब्लिक सेक्टर बैंक और दूसरा प्राइवेट सेक्टर बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक में कौन कौन सा बैंक है? एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसीआई। इन सबों में आप जैसे अदर बैंक में खाता खुलवाते हैं, इसमें भी आप खाता खुलवाते हैं। जैसे अदर बैंक में खाता खुलवाते हैं, उसमें भी खाता खुलवाते हैं। ठीक है। और कौन कौन है प्राइवेट सेक्टर बैंक? सिंडिकेट पब्लिक सेक्टर है। अब देखिए, प्राइवेट सेक्टर बैंक दो प्रकार के हैं, लिखिए। प्राइवेट सेक्टर बैंक दो प्रकार के, एक इंडियन और दूसरा फॉरेन। इसमें कुछ भारतीय हैं तो कुछ विदेशी हैं। विदेशी फॉरेन बैंक, एक देशी हो गया तो दूसरा विदेशी हो गया। तो अभी जरा सा
देखिए तो इंडिया में कौन कौन सा विदेशी बैंक काम कर रहा है, निकालिए तो, मोबाइल निकालिए। फॉरेन बैंक इन इंडिया, देखिए ये रहा आपका उप बाजार, सब मार्केट। सब मार्केट इन सबों से अलग है, सब मार्केट इन सबों से अलग है। यहाँ शॉर्ट पीरियड के लिए, यहाँ शॉर्ट पीरियड के लिए मार्केट से पैसा उठाया जाता है, और मेनली गवर्नमेंट के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा या अन्य लोगों के द्वारा भी। तो लिखिए उप बाजार में पहला है कॉल मनी मार्केट, कॉल मनी मार्केट। CALL, कॉल मनी मार्केट। इसको हिंदी में भी कॉल मनी मार्केट लिखता है। इसमें शॉर्ट टर्म के लिए, अगर किसी को पैसा चाहिए एक दो दिन के लिए, एक दो दिन के लिए यदि किसी को पैसा चाहिए, तो जिस मैकेनिज्म के द्वारा वो पैसा लेता है किसी से उधार, तो उसको कॉल मनी मार्केट कहते हैं। ये जनरली बड़े बड़े उद्योगपति लेते हैं या बैंक लेते हैं, जिनको कि तुरंत मान लीजिए करोड़ों अरबों रुपया पेमेंट करना है, तो अपना ये करके और वहां से मार्केट से पैसा ले लेंगे, पेमेंट करके फिर तुरंत एक दो दिन में अपना जो भी हो चुकता कर लेंगे, तो उसको कहते हैं कॉल मनी मार्केट। दूसरा लिखिए इसी में उप बाजार में बिल मार्केट, BILL, BILL, बिल मार्केट। बिल मार्केट भी, बिल मार्केट दो प्रकार का होता है, लिखिए पहला कमर्शियल बिल, पहला कमर्शियल बिल और दूसरा ट्रेजरी बिल। कमर्शियल बिल और दूसरा ट्रेजरी बिल। कमर्शियल बिल किसको कहते हैं? कंपनियां, कंपनियां इसके माध्यम से मार्केट से पैसा उठाती है, बड़ी बड़ी कंपनियां मार्केट से इसके द्वारा पैसा उठाती है शॉर्ट टर्म के लिए। और ट्रेजरी बिल किसको कहते हैं? इसके द्वारा सरकार मार्केट से पैसा उठाती है शॉर्ट टर्म के लिए। लिख लीजिए, कमर्शियल बिल यह कंपनियों के लिए है, और ट्रेजरी बिल के द्वारा सरकार बाजार से रुपया उधार लेती है। सरकार उधार लेती है। अब जैसे मान लीजिए इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा है, मार्केट में बहुत रुपया है, तो वैसी स्थिति में सरकार ट्रेजरी बिल जारी करके मार्केट से सब रुपया खींच लेगी। ट्रेजरी बिल जारी करके मार्केट से रुपया खींच लेगी। अब ये ट्रेजरी बिल की मैच्योरिटी पहले से बताया जाता है, 10 दिन, 20 दिन, 64 दिन, जो भी अपना उस पर रहे। ठीक है, चलिए। तो ट्रेजरी बिल क्या है समझ गए, कमर्शियल बिल क्या है समझ गए। कमर्शियल बिल क्या है?
कंपनियां इसके द्वारा मार्केट से पैसा उधार लेती है। वो अपना कमर्शियल बिल जारी करेगा, वो एक तरह से एग्रीमेंट रहता है कि हम इतना पैसा इनसे इतने समय के लिए इतना ब्याज दर पर लेते हैं। वो सब तरीका बनाया गया है कि कौन कौन कंपनी मार्केट से पैसा उठा सकती है ना। चलिए अगला लिखिए, इसी में है ये, हाँ बिल मार्केट हो गया। चौथा लिखिए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। पहला नहीं तीसरा होगा, पहला कॉल मनी मार्केट, दूसरा बिल मार्केट, और तीसरा लिखिए सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स। शॉर्ट में इसको सीडी लिखा जाता है। और पांचवा लिखिए कमर्शियल पेपर्स। हाँ चौथा, तीसरा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स और पांचवा कमर्शियल पेपर्स। चौथा कमर्शियल पेपर्स। यहाँ एक नंबरिंग गलत है ना। तो इन दोनों के द्वारा भी कंपनियां मार्केट से उधार लेती हैं, लिख लीजिए। इनके द्वारा कंपनियां मार्केट से उधार लेती हैं। हाँ दोनों से, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट से और कमर्शियल पेपर से। ये गवर्नमेंट ना अलग अलग प्रोसीजर बनाया है कि कैसे कंपनियां मार्केट से उधार लेंगी। अलग अलग क्राइटेरिया के कंपनियों के लिए ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट जारी किया गया है। ये तो देखिए हम लोग पूंजी बाजार के सब पार्ट्स, ये मनी मार्केट के पार्ट्स, मुद्रा बाजार के पार्ट्स। अब मुद्रा बाजार की जो नियामक संस्था है वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नियामक संस्था मतलब मुद्रा बाजार कैसे काम करेगा, मुद्रा बाजार के क्या रूल्स रेगुलेशन होंगे, इंडिया में कौन बैंक खुलेगा कौन बंद होगा, किसका मर्जर होगा, है ना। तो ए टू जेड बैंकिंग से रिलेटेड जो भी काम है कौन करेगा, आरबीआई। और इन बैंकों पर निगरानी रखने का भी काम इसी का है। और साथ में आरबीआई का ये भी काम है कि ये देखेगा कि इंडियन मनी मार्केट में करेंसी का फ्लो कितना है, कितना रहना चाहिए, लगातार इस पर मॉनिटरिंग करता रहेगा। तो एक तरह से आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एजेंट हो गया, एक ऑफिस हो गया जो इस मनी मार्केट को देखता है। अगर इंडिया में कुछ भी गड़बड़ी हो रहा है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, आरबीआई। अगर कुछ होता है तो तुरंत सरकार आरबीआई से जवाब मांगेगी कि भाई ऐसे क्यों हो रहा है। ठीक है। आप सोच सकते हैं कि आरबीआई के गवर्नर का पोस्ट कितना बड़ा है कि सारे करेंसी नोट्स पर उसका सिग्नेचर है, सारे करेंसी नोट्स पर उसका सिग्नेचर है। ना प्रधानमंत्री का है ना राष्ट्रपति का है, किसका है। एक वाला तो बंद ही हो गया, एक वाला अब आ रहा है नोट, हालांकि ऑफिशियली बंद नहीं हुआ है, लगता है छप ही नहीं रहा है। अब उसका चूंकि प्रिंटिंग कॉस्ट 1 रुपया से ज्यादा आ गया, इसीलिए छपना बंद कर दिया। 5 वाला बंद हो गया नहीं, हालांकि
5 वाला इसलिए देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि 5 का वैल्यू नहीं रहा और कोई पॉकेट में लेके अब घूम नहीं रहा है, उसके बदले सिक्का है, सिक्का चल रहा है, सिक्का चल रहा है, 10 वाला है। हाँ, तो जितना बड़ा अपना ये आएगा वो अर्थव्यवस्था के लिए उतना ही खराब है। तो चलिए अब आइए देखते हैं हम लोग आरबीआई। अच्छा ये बताइए, ये सब आप लोग अगर बुक पढ़ना होगा तो पहले बताए थे तत्सुंदरम, तो कोई खरीदा इसमें से? यहाँ मिलेगा ही। तो आप लोग एनसीईआरटी ले सकते हैं। एनसीईआरटी अभी चेक करके देख लेंगे कि 11th में है कि 12th में है। 11th या 12th में ये सब दिया होगा। और ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी खरीदने जाइएगा तो इकोनॉमिक्स में 2 चीज होता है, एक माइक्रो एक मैक्रो। माइक्रो नहीं पढ़ना है यूपीएससी बीपीएससी के लिए, माइक्रो नहीं पढ़ना है यूपीएससी बीपीएससी के लिए, मैक्रो पढ़ना है। माइक्रो मैक्रो क्या होता है? हिंदी में समष्टि या व्यष्टि कहते हैं। माइक्रो में सब इकोनॉमिक्स के थ्योरी दिए गए हैं। माइक्रो में इकोनॉमिक्स के थ्योरी, केन्स थ्योरी, लॉरेंज वक्र, ये वो, प्लान डेकान, डिमांड एंड सप्लाई अपना, तो ये सब यूपीएससी बीपीएससी में नहीं आता है। मैक्रो आएगा, बेरोजगारी, गरीबी, मुद्रा एवं बैंकिंग, समझ गए? तो इस टाइप का टॉपिक जिसमें दिया होगा वही खरीदना है। तो दुकानदार से पूछ लीजिएगा, कह दीजिएगा कि हमको माइक्रो नहीं चाहिए, लिख लीजिए मैक्रो, MACRO, मैक्रो इकोनॉमिक्स चाहिए। 11th 12th का जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का बुक होगा ले लीजिएगा। एक तो इंडियन इकोनॉमी सिंस इंडिपेंडेंस है, उसको खरीद लीजिएगा। इंडियन इकोनॉमी सिंस इंडिपेंडेंस, उसमें बताया है कि कैसे कैसे भारतीय अर्थव्यवस्था आजादी से लेके आज तक डेवलप किया है। रेलवे या कहिए ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, हर सेक्टर को उसमें एक्सप्लेन किया गया है। तो 11th में ही शायद है, 12th में है, 12th में है, लाई हो क्या? 12th में है। इकोनॉमिक्स था तुम्हारा? हाँ, तो कल लाना तो देखते हैं। तब तो माइक्रो मैक्रो पढ़ी होगी, सब पढ़ी थी। इकोनॉमिक्स पढ़ाना बस की बात नहीं है। माइक्रो तो और कोई नहीं पढ़ा सकता है। बंद करो, ओके चालू कर दी। लिखिए, हेडिंग दीजिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। लिखिए आरबीआई। अब मेन बीपीएससी में क्वेश्चन अगर बैंकिंग सेक्टर से आता है तो यहीं से आता है, आरबीआई से आएगा। आरबीआई का बहुत सारा फंक्शन है, उससे आता है। और अभी जैसे मर्जर हो रहा है सब बैंक का, पिछले बजट में गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक 2 को बेचने की घोषणा की थी, प्राइवेट करने का। तो जो भी बैंकिंग सेक्टर से न्यूज निकल कर आए उस पर ध्यान देना है आप लोगों को, और इसको ध्यान दीजिएगा बैंकिंग सेक्टर का। कल जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट कि HDFT ट्विंस इनको कहते थे,
HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक दोनों का मर्जर कर दिया गया। लिखिए, आरबीआई भारत में मुद्रा बाजार के नियामक के रूप में कार्य करता है। नियामक के रूप में कार्य करता है। लिखिए, साथ ही यह है भारत का केंद्रीय बैंक भी है। भारत का केंद्रीय बैंक भी है, अर्थात भारत में, या ऐसे लिखिए, अर्थात भारत सरकार के बैंकिंग संबंधी सभी कार्यों की देखरेख करता है या कार्यों को संपादित करता है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी काम करना है तो कौन करेगा? आरबीआई। चलिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। इसकी स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी से हुई थी। ऑथोराइज्ड कैपिटल मतलब उतना 5 करोड़ रुपया था शुरू के पास, इसके हुई थी। लिखिए, अधिकृत पूंजी से हुई थी। लिखिए, राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1948 के तहत 1948 1 जनवरी 1949 को, राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1948 के तहत 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। केंद्रीय बैंक संबंधी कार्य, उसमें लिखिए, केंद्रीय बैंक संबंधी कार्य में पहला, नोटों का निर्गमन, इशू ऑफ करेंसी। नोटों का निर्गमन, तो जितना भी करेंसी जारी किया जाता है इंडिया में, किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। लिखिए कि 1 रुपए के नोट, नोटे के निर्गमन में लिखिए, 1 रुपए के नोट
तथा सिक्का और अन्य कम मूल्य के सिक्कों का निर्गमन और कम मूल्य के सिक्कों का निर्गमन आरबीआई सरकार के प्रतिनिधि के रूप में, लिखे, सिक्का और अन्य कम मूल्य के सिक्कों एक आरबीआई सरकार के प्रतिनिधि के रूप में जारी करता है। शुरू से बोल देते हैं, 1 रुपए के नोट तथा सिक्का और अन्य कम मूल्य के सिक्कों का निर्गमन आरबीआई सरकार के प्रतिनिधि के रूप में जारी करता है। देखिए, अन्य सभी नोटों का निर्गमन, अन्य सभी नोटों का निर्गमन स्वयं आरबीआई करता है। ठीक है। अब दूसरा काम लिखिए, सरकार का बैंक। पहला हो गया नोटों का निर्गमन, अब दूसरा सरकार का बैंक। लिखिए, आरबीआई, जल्दी जल्दी लिखिए, आरबीआई सरकार का बैंकर, प्रतिनिधि और परामर्शदाता का कार्य करता है। आरबीआई सरकार का बैंकर, प्रतिनिधि और परामर्शदाता का कार्य करता है। देखिए, आरबीआई केंद्र तथा अन्य राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। इस रूप में आरबीआई सरकार के तरफ से ब्याज रहित नगद मुद्राओं का जमा रखना, ब्याज रहित मतलब मान लीजिए जो भी भारत सरकार, राज्य सरकार के पास एक्स्ट्रा पैसा है, आरबीआई के पास रखेगा, लेकिन वो केवल लॉकर है, उस पर ब्याज वाज नहीं मिलेगा। वो जगह दिया है कि आप अपना यहाँ रखिए, ब्याज वाज नहीं मिलेगा। मुद्राओं का जमा रखा, जमा राशि स्वीकार करना, जमा राशि स्वीकार करना। मान लीजिए भारत सरकार या किसी राज्य के सरकार के पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा है और वो चाहता है कि कहीं हम इसको रखें, किसी बैंक में रखें, तो आरबीआई के पास रखेगा, उस पर उसको कुछ ब्याज मिलेगा। माने जब वो जमा के तौर पर रखेगा तब। जमा स्वीकार करना और उनका भुगतान करना। लिखिए, और सरकार के
बैंकिंग संबंधी क्रियाओं को करता है। बैंकिंग संबंधी क्रियाओं को करता है। मान लीजिए बिहार सरकार को मार्केट से रुपया उठाना है, तो कौन उठाएगा? आरबीआई। आरबीआई से कहेगा कि आप हमारे लिए मार्केट से इतना ऋण ले लीजिए। आरबीआई से कहेगा, तो सारा राज्य सरकार का भी और केंद्र सरकार का, दोनों का बैंकिंग संबंधी कार्य ये करेगा आरबीआई। तीसरा लिखिए, बैंकों का बैंक, बैंकों का बैंक तथा अंतिम ऋणदाता, बैंकों का बैंक तथा अंतिम ऋणदाता, इंग्लिश में कहते हैं बैंकर्स ऑफ बैंक एंड लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। लिखिए, बैंकर्स ऑफ बैंक एंड लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट। तो बैंकों का बैंक मतलब कि बैंकों के पास, ये जितने कमर्शियल बैंक पड़े हैं, अगर उनके पास एक्स्ट्रा पैसा है और वो कहीं जमा करना चाहते हैं तो कहां करेंगे? आरबीआई के पास। और अंतिम ऋणदाता का मतलब कि कोई बैंक डूबने के कगार पर है, कोई बैंक डूबने के कगार पर है और उसको कोई दूसरा ऋण नहीं दे रहा है, तब लास्ट में आरबीआई के पास जाएगा। एकदम जब कहीं से कोई हेल्प नहीं मिलेगा तब। लिखिए कि देश के अन्य वाणिज्यिक बैंक अपनी जमाओं को आरबीआई के पास रखता है, ये रखते हैं। लिखिए, यदि कोई वाणिज्यिक बैंक अन्य माध्यमों से ऋण प्राप्त करने में असफल रहते हैं तो वे आरबीआई से ऋण प्राप्त कर सकते हैं। आरबीआई से ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए आरबीआई को बैंकों का अंतिम ऋणदाता कहा जाता है।
कहा जाता है। चौथा लिखिए, साख नियंत्रण, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। हाँ, साख है। हाँ, साख नियंत्रण। साख मतलब इकोनॉमिक्स में उधार होता है, कर्जा। यहाँ भी विश्वास नहीं है, यहाँ साख, साख माने विश्वास भी होता है। यहाँ साख का मतलब है उधार, पैसा, कर्जा। तो कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, यहाँ साख का इंग्लिश है क्रेडिट। तो बाजार में कितना उधार दिया जाए, किसको उधार दिया जाए, ये सब कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई। लिखिए, बाजार में कितना उधार दिया जाए, बैंक सब लोन देते हैं ना, तो एक तरह से वो उधार ही है ना। किसको दिया जाए, एग्रीकल्चर को कि इंडस्ट्री को कि होम लोन कि कार लोन, कौन कितने % पर दिया जाए, ये सब आरबीआई अपने पॉलिसी के द्वारा तय कर देता है। हाँ, क्या लिखवाए हैं? किसको दिया जाए, यह आरबीआई द्वारा, यह आरबीआई द्वारा अपने मौद्रिक नीति द्वारा, मौद्रिक नीति द्वारा निर्धारित की जाती है। मौद्रिक नीति द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है, अब लास्ट लिख लीजिए, विदेशी मुद्रा का, विदेशी मुद्रा प्रारक्षण का संरक्षक, विदेशी मुद्रा प्रारक्षण का संरक्षक, कस्टोडियन ऑफ, कस्टोडियन ऑफ, नहीं लिखे, छूट गया, क्या हो हिमांशु? आप अपना देखिए, दूसरे पर। विदेशी मुद्रा प्रारक्षण का संरक्षक, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। कस्टोडियन माने क्या होता है? गार्जियन, उसको संरक्षण देने वाला। कस्टडी में लेना नहीं होता है कि पुलिस इसको अपने कस्टडी में ले लिया है, मतलब अपने देख रेख में ले लिया है, तो उस कस्टडी से ही बना है कस्टोडियन, कस्टडी से बना है कस्टोडियन, संरक्षक। लिखिए, इसका अर्थ ये है, सुनिए, इसका अर्थ ये है कि भारत में जो भी विदेशी मुद्रा आएगी वो किसके पास रहेगा? आरबीआई के पास। मान लीजिए सऊदीया से कोई कमा के आया, अमेरिका से कोई कमा के आया, जापान से कोई कमा के आया, सब अपने साथ मान लीजिए वहां की फॉरेन करेंसी लेके आए हैं, वहां की फॉरेन करेंसी इंडिया में लेके आए हैं, तो इंडिया में तो वो करेंसी चलेगा नहीं, वैल्यू जीरो है, तो उस करेंसी को यहाँ सब बैंक ऑथोराइज किए गए हैं, आरबीआई किया है कि ये बैंक करेंसी एक्सचेंज कर सकता है, तो उस बैंक में जाके उस करेंसी को आप एक्सचेंज कर लीजिए इंडियन रूपी में, जो भाव उस समय चल रहा होगा उस हिसाब से आपको उतना इंडियन करेंसी मिल जाएगा। अब वो फॉरेन करेंसी कहाँ जाएगा? अब वो बैंक भेज देगा आरबीआई के पास, उसको भी अपने पास नहीं रखना है,
उसको भी अपने पास नहीं रखना है, वो भेजेगा आरबीआई के पास। तो जितनी विदेशी मुद्राएं होंगी वो सब कहाँ जाएगी? आरबीआई के पास। कोई नहीं रखेगा। अगर आपके घर में मिल गया तो क्राइम है। आप विदेशी मुद्रा को अपने घर में, भले आप कमा के लाए हो बाहर से, लेकिन रखने का अधिकार नहीं। एकाध है तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा मात्रा में वैसे देखने दिखाने के लिए लोग रखते रहते हैं। ज्यादा मात्रा में नहीं होना चाहिए, न तो पकड़ा जाइएगा। तो लिखिए, कि भारत में विदेशी मुद्रा का रिजर्व या कोष आरबीआई के पास रहता है। आरबीआई के पास रहता है। चलिए, तो आज इस पर इतना छोड़ते हैं, कल दिखाएं, कल आगे हम लोग देखेंगे।